Good morning everyone. Welcome to Stay Scholar. My name is Chitra Varun and here we are discussing chemistry from Lucent GK's book. And today's our topic of discussion would be atomic structure part 1. So let's start with the topic. Atomic structure. तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है। जैसे कि जो स्टूडेंट केमिस्ट्री के नहीं हैं उनको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली एटम क्या है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे कि सबको समझ में आ जाए इजीली, राइट। तो देखिए जो जैसे सपोज आपके पास यू हैव ए मैटर, राइट, कोई आपके पास पदार्थ है, आप उसको तोड़िए, आप उसको कंटिन्यूस तोड़ते जाइए तो वो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, राइट। वहाँ जो पार्टिकल मिला ना हमें सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। जो सबसे छोटा हमें पार्टिकल मिला तत्व का, एलिमेंट होता है तत्व, राइट। तो तत्व का जो सबसे छोटा पार्टिकल हमें मिला उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, राइट। तो एक थ्योरी आई थी, ये ओल्ड थ्योरी थी, राइट। मॉडर्न थ्योरी में क्या है, एटम को भी, एटम के अंदर भी चीज़ें प्रेजेंट है, एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, राइट। तो जो ओल्ड थ्योरी थी, जैसे हमारे महर्षि कन्नड़ा थे, उन्होंने ये बताया था कि जब हम पदार्थ को या किसी मैटर को तोड़ते हैं तो कॉन्स्टेंटली हम उसे तोड़ते जाइए, राइट, उसको तोड़ते जाएंगे और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वो फर्दर डिवाइड ही नहीं होगा। उस स्टेट को हम कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं कि दिस इज एन एटम, राइट। अब हमें एटम मिल गया है। एक डाल्टन थ्योरी बड़ी फेमस हुई थी, यहाँ पर डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसको डाल्टन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है बेसिकली वो बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम। और क्या करता है ये केमिकल रिएक्शंस में भाग लेता है और ये डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, ना कि ये क्रिएट, राइट। यानी कि इसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते और हम इसको उत्पन्न भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे, राइट। तो ये इन्होंने डाल्टन ने बताई थी और इसको फर्दर हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। ये था ओल्ड जो थ्योरी थी, राइट। ओल्ड थ्योरीज के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। मॉडर्न में क्या है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बताया कि डाल्टन ने, मेन डाल्टन की थ्योरी याद रखिए, डाल्टन ने बताया था, जॉन डाल्टन थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम बोलते हैं, राइट। और इसको हम किसी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते, यानी हम बना नहीं सकते, और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। हम एटम क्या है, उनके अकॉर्डिंग, डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है और हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। इनडिवाइजेबल पार्टिकल है ये, राइट। अब स्टार्ट करते हैं एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। एलिमेंट किसे कहा गया, सॉरी एटम किसे कहा गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, किसके, तत्व के, एलिमेंट के। एलिमेंट मतलब होता है तत्व, राइट। An atom can take part in chemical combination and does not occur free in nature. अब एटम की एक खास बात है कि वो फ्री नहीं रह सकता, राइट। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्बिनेशन में रहता है, किसी के साथ कंबाइन होकर रहता है, राइट। द एटम ऑफ द हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट। जो एटम है हाइड्रोजन का वो क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है और सबसे हल्का भी है। एग्जाम्पल में यहाँ एटम्स के नाम दिए हैं, सोडियम है, ये पोटेशियम है, दिस इज कैल्शियम एंड दिस इज हाइड्रोजन, राइट। अब बात करेंगे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, आप देखिए, पहले हमने एटम समझ लिया, अब हम समझेंगे मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये एलिमेंट यहाँ क्रॉस कर दीजिए, कट कर दीजिए इसे, और यहाँ लिखिए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। यानी कोई कंपाउंड है उसकी क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है, यानी सबसे छोटी यूनिट को हम कहेंगे मॉलिक्यूल। और एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम है। मॉलिक्यूल किसकी सबसे छोटी यूनिट है, तो कंपाउंड यानी यौगिक की, राइट। दैट कैन हैव अ स्टेबल एंड इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। जो एटम होता है बेसिकली वो सबसे छोटी यूनिट किसकी है, वो एलिमेंट की है। मॉलिक्यूल किसकी है, तो आप बताएंगे वो कंपाउंड की है, राइट। ये क्या है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, और ये क्या है, स्टेबल रहता है फ्री स्टेट में। कैसे, जैसे ऑक्सीजन का अणु, राइट। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब अणु, राइट। तो मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, एयर में O2 की फॉर्म में रहता है, राइट, सिंगल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है कंप्लीटली, राइट। नाइट्रोजन इंडिपेंडेंट स्टेट में ऐसे ही रहती है नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन ऐसे ही रहती है, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में रहता है, एंड सल्फर 8, राइट।
अब आता है मोल। अब मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इट मीन्स एक मोल जो होता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। तो मोल बेसिकली क्या हो गया, जैसे कि ऐसा यूनिट होती है ना, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे किलोग्राम की यूनिट हो गई या फिर डजन हो गया, पेयर्स की यूनिट हो गई, ऐसे ही क्या होता है, मोल की यूनिट होती है, राइट। मोल एक यूनिट है, राइट, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कितना अमाउंट है सब्सटेंस का। तो उसके एग्जैक्टली नंबर्स कितने होते हैं? अगर मैं कहूँ 12 ग्राम कार्बन है मेरे पास, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने यूनिट होगा, तो आप बताएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे उसमें। इसको कैसे बोलते हैं हम? अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ ए प्योर कार्बन है, 1 मोल ऑफ ए प्योर कार्बन 12 का सैंपल है, ठीक है, कार्बन 12 का सैंपल कितना है? 1 मोल है, राइट। तो उसका मास एग्जैक्टली कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। लेकिन उसमें जो अणुओं की संख्या, जो उसमें नंबर्स होंगे बेसिकली, वो कितने होंगे, कितने पार्टिकल उसमें होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। तो समझ गया है, इट मीन्स दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 जस्ट लाइक 1 पेयर इज इक्वल टू 2, राइट। ये बहुत ईजी से समझाया हुआ है। 1 पेयर बोल लो तो 1 पेयर में कितने होता है? 2 होता है। 1 डजन लिख लो तो डजन में कितना होता है? 12 होता है। तो 12 में कितने, 1 डजन में कितने यूनिट हो, कितना मोल हो गया, कितने पार्टिकल हो गए? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो गए, राइट। यहां पर देखिए, आप इससे याद रख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 1 पेयर इज इक्वल टू 1 पेयर कितना होता है? एक पेयर में, एक जोड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस 1 पेयर में कितने पार्टिकल्स होंगे? तो आप बताएंगे 1 मोल, 6 और 1 मोल की जो पार्टिकल की संख्या है वो कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये याद रखना है। 1 मोल एटम हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, राइट। अगर 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से निकलता है क्वेश्चन कि पूछ लेते हैं एवोगैड्रोज नंबर बताइए, तो आपको ऑप्शन में दिया होता है 6.023 इंटू 10⁻22, 23, 24, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे भी ये नंबर चेंज कर सकते हैं। तो यू शुड रिमेंबर कि एवोगैड्रोज नंबर क्या है। बेसिकली एवोगैड्रोज नंबर क्या है? ए मोल इज अ कलेक्शन, राइट, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल दिस मच, यानी एक मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं, राइट। अब एटॉमिक मास में देखिए, एटॉमिक मास बेसिकली होता है क्या है? किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट कौन करता है? एटॉमिक मास। और इसको हम कैसे निकालते हैं केमिस्ट्री में? देखिए, किसी भी, कोई भी एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, राइट, वो क्या नंबर होता है एक्चुअली? वो होता है कि ये कितने टाइम 1 एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी डिफिकल्ट लग रही है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई है ना, वो कार्बन 12 रखी गई है। कार्बन 12 आइसोटोप की यूनिट को उससे कंपेयर करके रख रहे हैं, राइट। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज नंबर विच स्टेट दैट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास, राइट। 1/12 वो कितना गुना ज़्यादा है 1/12 के, और 1/12 क्या है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, राइट। मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ देखिए, एक कोई फ्रूट सेलर है सपोज, उसके पास क्या है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है, किलोग्राम उसके पास कहते हैं ना, वो वेट्स नहीं है, ठीक है, बेचने के लिए। फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेच रहा है, लेकिन उसके पास कोई वजन नापने की चीज़ नहीं है। तो उसने क्या किया, उसके पास एक वाटरमेलन पड़ा है। अब उसने उस वाटरमेलन को कहा कि ये एक यूनिट है, ठीक है, उसकी 12 यूनिट बना ली उसने, काट के 12 पीसेस में कर लिया। तो एक यूनिट जो हुई वो किसके इक्विवेलेंट हुई? ऐसे बेचेगा वो सामान, राइट। कैसे? इस 12, ये क्या है? 1/12 हो गया। ये क्या है? पूरा वाटरमेलन। इसने इसको सारी 12 यूनिट में डिवाइड किया, और ये क्या हो गया? 1/12।
1/12 हिस्सा हो गया है, राइट। तो 1/12 के हिसाब से वो यूनिट, ये जो यूनिट है ना उसके हिसाब से वो फ्रूट बेचेगा अपने 1/12 के हिसाब से। तो ये उसने मानक स्टैंडर्ड बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड मान लिया उसने, ये इज इक्वलेंट टू दिस 2 एप्पल्स जो भी बेच रहा है। या अगर कोई छोटी चीज़ें होंगी तो 1/12 इज इक्वलेंट टू 4 आ जाएंगे। नींबू बेचेगा सपोज, तो यहाँ पर 4 नींबू रखे होंगे, क्योंकि एप्पल तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, हमें भी हो सकता है 3 नींबू आए इसमें। 1/12 जो हिस्सा है उसको उसने स्टैंडर्ड मान लिया, उसके हिसाब से ये चीज़ें बेच रहा है, राइट। तो यहाँ पर 2 एप्पल्स दिख रहे हैं। छोटी चीज़ें होंगी तो 3 हो सकती है, लेमन हुआ या कुछ और चीज़ें हुई तो जैसे बेर हुए तो और छोटे 4 होंगे इसके 1/12 के, ठीक है। तो इसको एक स्टैंडर्ड मान लिया, इसके हिसाब से अब वो चीज़ें बेचेगा, राइट। तो ऐसे ही हमारा एटम है, राइट। ये क्या है, कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा। कार्बन 12 क्या है, आइसोटोप है, और उसका 1/12वां हिस्सा इज इक्वलेंट टू दिस एलिमेंट का एटॉमिक मास, राइट। तो अब आपको समझ आ गया इजीली, ये जो भी एलिमेंट होगा, चाहे यहाँ पर नाइट्रोजन रख लो या ऑक्सीजन रख लो, वो किसके इक्वलेंट होगा, 1/12 के इक्वलेंट होगा, राइट। किसके 1/12 भी कौन सा, कार्बन, राइट। कार्बन 12 का 1/12, राइट। तो हमें यहाँ पे याद रखना है इस एग्जाम्पल से। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रख लीजिए, सपोज यहाँ हाइड्रोजन रख लीजिए, राइट। यहाँ पर आ गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, तो मास कितना हो गया, 1 ग्राम रख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एटॉमिक मास हम हाइड्रोजन का पता कर रहे हैं ना, तो हमें ग्राम्स में भी पता होना चाहिए। यहाँ उसका कितना हो गया, 1 हो गया हाइड्रोजन का। यहाँ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन 12 का मास होता है वो होता है 12 AMU, राइट। तो यहाँ पे 1/12 इंटू 12 कर लीजिए, तो 12 से 12 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 12, 1/12 इंटू 12, 12 से 12 क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ओनली, सिंगल। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, 1। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हुआ वो कितना हुआ, 1 हुआ, राइट। तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन AMU। जो एक्चुअल मास होता है एटम का वो हमारे पास कितना होता है, देखो जो भी हमारा मास निकल के आया ना यहाँ पे, उसको हम गुना कर देंगे किससे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, राइट। तो वो एक्चुअल मास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसे कोई ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कोई भी एटॉमिक मास जिसका निकालना है हमें, सपोज 16 है ऑक्सीजन का, राइट। तो 16 लिखेंगे यहाँ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर एटॉमिक मास निकालना है हमें, जैसे सपोज ऑक्सीजन है, O2 लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यहाँ कार्बन 12 का मास कितना है, 12 होगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ 1 एलिमेंट कितना आ गया, 16 आ गया। अब 16 को गुना करेंगे हम 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से, तो वो एक्चुअल मास होगा, राइट। उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, राइट। अब नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब हो गया, मास ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसका मास हो गया। पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, जो एटम का मास होगा वो एटॉमिक मास हो गया, राइट। और यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पर हमें सेम ही लिखना है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अ नंबर विच स्टेट दैट हाउ मेनी टाइम्स मास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो सेम यहाँ पर सेम चीज़ है। इस फॉर्मूले को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो होता है ना सब्सटेंस, राइट। यहाँ पे आ जाएगा सब्सटेंस, राइट, यानी यौगिक या जो भी कंपाउंड बोल सकते हो आप डेफिनेटली। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए compound is equal to mass of 1 molecule of the compound divided by 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12। तो मॉलिक्यूल कर लीजिए बस यहाँ पे, और एलिमेंट की जगह क्या आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा या सब्सटेंस आ जाएगा, राइट। तो इजी हो गया, सेम चीज़ है दोनों, बस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का मास, एटम में एटॉमिक मास। अब आता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एटम। अब देखिए पहले तो ये बताया था कि जो हमारा जो एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उसका जो बेसिक या फंडामेंटल जो पार्टिकल है या बेसिक यूनिट है अनडिवाइडेबल,
जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो होती है एटम। लेकिन यहाँ पर एटम की भी अब उन्होंने एटम की भी अंदर सर्च कर ली है, डिस्कवरी हो गई है, और क्या बताया है कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। यहाँ पर डाल्टन की थ्योरी अब फेल है, क्योंकि डाल्टन ने जो बताया था कि हमारा एटम क्या है, डिस्ट्रक्ट यानी हम उसको तोड़ ही नहीं सकते फर्दर, प्लस इंडिविजिबल, वो डिवाइड ही नहीं हो सकता, राइट। तो ये थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है अब तक। तो फंडामेंटल पार्टिकल आपके एटम के क्या क्या हो सकते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली उसको किसने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, तो आप बताएंगे जे थॉमसन ने, लेकिन उसका जो नाम दिया गया था दैट इज गिवन बाय स्टोनी। ये दो साइंटिस्ट हैं, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय जे थॉमसन, साइंटिस्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जे थॉमसन ने खोजा था इलेक्ट्रॉन और स्टोनी ने उसको नाम दिया था। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो कोर यानी सेंटर में होते हैं, राइट, एटम के। लेकिन जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या ऑर्बिट में होते हैं, आउटसाइड मतलब आउटस्कर्ट में होते हैं एटम के। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे बताऊँ मैं आपको, आई विल टेल यू, वेट। यहाँ इस इमेज में देखिए, ये एक एटम की स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर देखिए ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, ये बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर पॉजिटिव यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखिए ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस वाले जो भी हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और वो कहाँ पे ऑर्बिट में है। प्लस वाले, प्लस जो ये जो दिख रहे हैं ना ऑरेंज वाले, ये क्या है आपके प्रोटॉन, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन है प्लस वाले, एंड दिस इज न्यूट्रॉन। तो अब इजीली समझ में आ गया एटम की स्ट्रक्चर, इस तरीके का एटम दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्बिट में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, राइट, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। और बीच में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट, ये बीच में होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और ये चार्ज लेस वाले इसके अंदर होते हैं, राइट। तो यहाँ समझ आ गया आपको। तो हमने यहाँ तक करा था। अब देखिए, द रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1 यूनिट एंड इट एब्सोल्यूट चार्ज इज, अच्छा, जो रिलेटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट, अभी बताया मैंने इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज यूनिट है, राइट। तो उस पर -1 यूनिट होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, राइट। लेकिन अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये एक यूनिट है कूलम। तो इसे अगर कूलम में पूछेंगे तो आप बताएंगे कॉलम में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और अगर ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछेंगे तो आप बताएंगे इस पे चार्ज कितना है, -4.8 × 10⁻⁻10, राइट। तो यहाँ पे हमें याद रखनी है, दोनों ही नंबर्स हमें याद रखने हैं बेसिकली। अब आता है द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.000543 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो रिलेटिव मास अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेंगे तो आप बताएंगे इतना होता है, एंड इट्स एब्सोल्यूट मास इज 9.1 × 10⁻28 ग्राम, और अगर केजी में होगा तो -31 kg हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो रिलेटिव मास होता है इलेक्ट्रॉन पर वो कितना ग्राम है, तो आप बताएंगे 9.1 × 10⁻28 है। और अगर किलोग्राम में पूछेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे मतलब माइनस में ज़्यादा हो जाएगा, राइट, 9.1 × 10⁻31 kg। द चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज और मास का रेशो निकाला जाए तो कितना हो गया, -1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, राइट, ये होगा इसका। तो ये आपको थोड़ी चीज़ें याद करने वाली है यहाँ पर कि कितना कितना, यहाँ मेन ये होता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg में आएगा, और ग्राम में -28 हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर ये याद रहे ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली उस पर क्या होता है, चार्ज कितना कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है, -1 यूनिट होता है। और एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 ग्राम। अब एन इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्टेन फ्रॉम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन यानी इलेक्ट्रॉन अगर
पाया कैसे गया या उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रेज जो एक्सपेरिमेंट था वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, और इन्होंने एक कैथोड रेज जो होती है बेसिकली बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इन्होंने उसको ट्रैवल कराया था, और फिर उसमें ये डिड्यूस हुआ था, इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ से पता किया उन्होंने, कहाँ से उनको ऑब्टेन किया, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से। अब आता है प्रोटॉन। अ प्रोटॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने इन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन नाम जो इनका था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। तो आपको याद रखना है किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन, और नेम्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने इनको नाम दिया था। रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिवली +1। ये क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, इसलिए इस पर कौन सी +1 यूनिट होता है, इस पर रिलेटिव चार्ज क्या होता है, +1 यूनिट, और एब्सोल्यूट चार्ज क्या हो गया, +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। सेम ही है, बस यहाँ पर प्लस हो गया, राइट। उसमें क्या था इलेक्ट्रॉन में, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। यहाँ पर हो जाएगा, वहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों में देखो ज़्यादा डिफरेंस, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये आपको याद ही हो जाएगा, राइट। तो रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1 यूनिट एंड एब्सोल्यूट चार्ज इधर देखिए +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, यहाँ है एब्सोल्यूट चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। यहाँ माइनस है इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ प्लस हो गया, +4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट। द रिलेटिव मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.00763। जो मास होता है, रिलेटिव मास होता है, यहाँ पर क्या है देखिए, आपको पता चल रहा है जो प्रोटॉन होता है भारी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, बहुत भारी है ये, राइट। उसमें तो आपको दिखाया था कि 0.000 समथिंग कुछ मास था उस पर, राइट। ये देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो रिलेटिव मास होता है वो होता है 0.000, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइप ऑफ मास है। लेकिन प्रोटॉन में मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, 1.00763 कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, राइट। AMU and its absolute mass is 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम और 1.673 × 10⁻⁻27 ग्राम। तो इससे ज़्यादा ही है मास इसका, राइट, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का। द चार्ज अपॉन मास जो रेशो है फॉर अ प्रोटॉन इज 9.58 × 10⁴ कूलम। तो यहाँ पर देखिए आपको बेसिक सी चीज़ें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है, प्रोटॉन पे +1 होता है, ऐसे ही इस पे एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, तो +1.6, ये फिगर तो आप याद ही कर सकते हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। बस प्रोटॉन पे प्लस हो गया तो यहीं से हो जाता है, एग्जाम में यहीं धोखा हो जाता है, जो प्रोटॉन होता है वहाँ पे प्लस लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो -1.6, राइट। तो यहाँ पे ये हमें, और ये भी हम याद कर सकते हैं कि प्रोटॉन पर जो चार्ज, ये याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो एब्सोल्यूट चार्ज है। एंड प्रोटॉन was obtained from एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। देखो हमें इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त हुआ था, हमें हुआ था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। जहाँ पर कैथोड का नाम आता है दैट मीन दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तभी तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिले। लेकिन अब एनोड रेज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड के ऊपर, तो हमें पॉजिटिव चार्ज आयन मिलेंगे, राइट। और पॉजिटिव चार्ज आयन कौन सा है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन हमें किससे मिला, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। अब आता है न्यूट्रॉन। अ न्यूट्रॉन हैड बीन डिस्कवर बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसको डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1 एंड न्यूट्रॉन पे 0, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। द रिलेटिव मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज 1.00863। तो ये भी हैवी है। तो जो एटम होता है बेसिकली उसके बीच में, उसके कोर में, यानी न्यूक्लियस में क्या होता है, सेंटर में, न्यूक्लियस मतलब सेंटर में क्या होता है उसके, तो उसका सेंटर बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, यानी बहुत भारी होता है उसका सेंटर, राइट। एंड इट्स एब्सोल्यूट मास कितना है, 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम। 1.6, ये याद रखने की चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है थोड़ी बहुत। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, देखिए
ये 1.673 है, यहाँ 1.675 है, राइट। तो दोनों में बहुत कम सा फर्क है, लेकिन दोनों इक्वली हैवी है, राइट। चार्ज अपन मास रेशियो फॉर ए न्यूट्रॉन इज 0, क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं इस पे, तो 0 ही हुआ, राइट। ए न्यूट्रॉन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। इस रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, 4Be मतलब बेरिलियम, राइट। तो यहाँ पर बेरिलियम लिया हुआ है और यहाँ पर क्या है आपका हीलियम है। इन पे अल्फा पार्टिकल के थ्रू, अल्फा पार्टिकल की इनके बम्बार्टमेंट की गई, तो क्या मिला हमें, C612 प्लस न्यूट्रॉन मिला हमें यहाँ पे, राइट। तो न्यूट्रॉन कैसे मिलता है, बेरिलियम और हीलियम के एक्सपेरिमेंट से। सो बेरिलियम और हीलियम के फ्यूजन से इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने क्या देखा, यहाँ पर न्यूट्रॉन बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन होता है बेसिकली, न्यूट्रॉन सभी एटम में होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये, और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन बन रहा है देखिए ये क्या है, स्मॉल n, राइट। अब आता है एटॉमिक नंबर्स। द नंबर ऑफ ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एटम है, उसके अंदर जितने हमारे पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, कोई एक चीज़ आप कंसीडर कर लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर, वो क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू, अब देखो फॉर्मूला देख लो, z इज इक्वल टू या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर या फिर प्रोटॉन के नंबर, एक ही बात है। अगर प्रोटॉन के नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, तो वो क्या नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, और वो भी क्या होगा, 1 होगा। इलेक्ट्रॉन आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, p आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को e से डिनोट करते हैं और स्मॉल p से प्रोटॉन को डिनोट करते हैं, राइट। और n जो होता है वो न्यूट्रॉन को डिनोट करता है। तो z क्या हो गया, z हमारा हो गया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर, ठीक है। जितना भी उसमें प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा, वो नंबर क्या डिनोट करेगा, एटॉमिक नंबर को। अब आता है मास नंबर। द सम ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो सम ऑफ ए नंबर यानी कि एडिशन की बात कर रहे हैं, राइट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो क्या मिलेगा हमें, मास नंबर मिलेगा, राइट। इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, a कैपिटल A, एटॉमिक नंबर को z से, कैपिटल G से, और इसको मास नंबर को कैपिटल A से इज इक्वल टू p प्लस n, यानी कि जितना हमारा प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है उन दोनों को जोड़ लो, वो हमारा मास नंबर कहलाता है। यहाँ पे लिखा है p इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेट 23 और 11 लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। सोडियम का ये दिखा रखा है एटम। इन सोडियम z इज इक्वल टू 11। z क्या था हमारा, एटॉमिक नंबर था, राइट। और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का नंबर या फिर प्रोटॉन का नंबर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर कहाँ दिखाए जाते हैं, नीचे की तरफ दिखाए जाते हैं, राइट। तो z क्या हो गया हमारा 11, यानी एटॉमिक नंबर जो सोडियम का है वो कितना हो गया 11। और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर, तो वो कितना है 23, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11 एंड प्रोटॉन भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। n इज इक्वल टू a माइनस p। जो हमारा न्यूट्रॉन निकलेगा यहाँ पर, न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो गया, देखो हमारे पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 11, कितने प्रोटॉन है इसमें 11 हैं। तो हमारा जो z होगा यानी एटॉमिक नंबर होगा वो 11 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 11 और माइनस इसको 23 माइनस 11 करो, कितना आता है 12। तो 12 हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर हो गया। समझ गए आप इजीली। तो ये जो नंबर होता है ना बेसिकली, ये क्या कहलाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, राइट। तो अगर आपको इस तरीके से कोई फॉर्मूला दिया जाए और पूछा जाए 11 सोडियम, यहाँ 23 लिखा है, इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आपसे पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप बताएंगे 11, कितने प्रोटॉन है तो आप बताएंगे 11, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ये रूल है, राइट, ये ऐसा ही होता है। और बाकी बचेंगे उसमें से 11 माइनस 23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आपके न्यूट्रॉन के नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होते हैं किसी भी एटम के अंदर, राइट। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने निकल के आए हमारे पास 12।
आइसोटोप की बात करेंगे, दीज आर एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमारा क्या था, जी से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हम किसी भी प्रोटॉन का नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो वो क्या है, जो एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, सेम है ना सबका, कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास डिफरेंट है। यहाँ मास कितना हो गया, 12 13 14, राइट। तो ये क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स मिलती है हमें हर एलिमेंट की, हर एटम की। तो यहाँ पर जो कार्बन 6 है वो कार्बन 12 के रूप में हम इसको बोलेंगे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, और वही क्या हो गया आपका एटॉमिक नंबर भी हो गया। तो सेम एटॉमिक नंबर वाले होंगे लेकिन मास नंबर उनका क्या होगा, अलग अलग होगा, 12 13 14, राइट। और मास नंबर हमने अभी अभी पढ़ा है, मास नंबर क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है। अब आता है ये आइसोटोप, समझ आ गए, सेम याद रखना इसे, सेम एटॉमिक नंबर, कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6, दिस इज द एटॉमिक नंबर, सेम नंबर है सब में, और लेकिन डिफरेंट मास नंबर है, 12 13 14, राइट। अब आइसोबार्स की बात करेंगे, उसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। उसमें जो होता है ना, मास नंबर जो होता है ना वो तो सेम होता है, जैसे 40 40 40, ये क्या है, मास नंबर है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर इज सेम। आप इतना याद रखिए, मास नंबर क्या है, सेम है। और नीचे क्या हो गया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, 18 19 20, राइट। क्या हो गया, 18 19 20, ये डिफरेंट हो गया। तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। इजी है ना बहुत। आइसोटॉप क्या हो गया, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार क्या हो गया, जिसके अंदर सेम मास नंबर होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब आता है आइसोटोन्स। दीज आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम है, राइट। यहाँ पर क्या सेम है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो हम निकालते हैं ना उसमें से, क्योंकि हमें तो यहाँ देखो 6 क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ही क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो गया, 6 - 14, 14 - 6 कितना होता है, 8 हो गया, तो 8 या न्यूट्रॉन हो गया। यहाँ पर अलग होगा, देखो न्यूट्रॉन 7 और 7 है, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम होगा। 7 क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या है, 7, 7 - 15 इज इक्वल टू 8 ही होगा। तो 8 क्या हो गया, न्यूट्रॉन। यहाँ भी 8 न्यूट्रॉन आ रहा है, यहाँ भी न्यूट्रॉन 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन 8 आ रहा है, राइट। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ईजी है, आप कैलकुलेशन करके देखिए, सीधे सीधे यहाँ पर बात लिखिए, जो नीचे लिखा होता है वो इलेक्ट्रॉन नंबर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होगा, तो बाकी बचा क्या, 8। 8 क्या होगा आपका, न्यूट्रॉन होगा। यहाँ भी 8 बच रहा है आपका, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन हो गए, बाकी बचा 8, वो आपका न्यूट्रॉन होगा। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 ही आपके प्रोटॉन होंगे, बाकी बचा क्या, 8, वो क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, राइट। तो बहुत ईजी है। अब आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर द एटम मॉलिक्यूल आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया जिसके अंदर आइसो मतलब समान होता है, आइसो मतलब सेम बोल सकते हो आप, सेम इलेक्ट्रॉन, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम इलेक्ट्रॉन नंबर है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन - नियोन, इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। यहाँ पर भी जो ये सेट दिया हुआ है, इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, दैट मीन दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होता है वो ख़त्म हो गया है, और हम नेक्स्ट जो करेंगे वो थॉमसन वाला मॉडल करेंगे, एटम की स्ट्रक्चर्स के बारे में, किस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन हमने पढ़े, न्यूट्रॉन पढ़े, ये किस तरीके से एम्बेडेड होते हैं, यानी कि उसके अंदर रहते हैं, राइट। तो ये सारे मॉडल्स हम कल स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू फाइंड माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड लेट मी नो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।